हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 7th सोशल साइंस का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 1 जो है हमारा। क्या चैप्टर 1 था हमारा? ऑन इक्वालिटी का पार्ट 2। तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि हमने कहाँ से ख़त्म किया था। तो ऐसा करके मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो आई थिंक हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सब हमने इन सब के बारे में आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of different caste and religion. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें बता रखा है, यू हैव अंडरस्टूड। तो अब तक आपने ये जाना है कि जो कास्ट वी आर बॉर्न इनटू, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, जो क्लास बैकग्राउंड जहाँ से हम आए हैं, हम मेल है फीमेल है, ये जो थिंग्स हैं ये ऑफन डिटरमाइन करती है वाई सम पीपल आर ट्रीटेड इन अनइक्वली। यानी कि कुछ लोग को अनइक्वली इन्हीं चीज़ों के बेसिस में अनइक्वली ट्रीट करा जाता है ना। जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की कहानी सुनी थी। दे आर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ differences of caste and religion, ठीक है। सो एवरी पर्सन हैज़ राइट टू बी वैल्यूड, ठीक है। तो मैं आपको डिग्निटी का थोड़ा बता रही हूँ। सो एवरी पर्सन हैव राइट टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। डिग्निटी का मतलब बेसिकली रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टेड इक्वली एज अदर्स एंड ट्रीटेड एथिकली विद डिग्निटी, ओके। चलिए, तो डिटरमाइन मतलब होता है तय, है ना। डिटरमाइन मतलब होता है तय। When persons are treated, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग उनकी डिग्निटी को वायोलेट कर रहे हैं, ठीक है। देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर वायोलेटेड, वॉज वायोलेटेड। हमने देखा था जैसे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है और अंसारीज है, उनकी जो डिग्निटी है उसको वायोलेट किया गया है, ओके। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहला वाला वीडियो बनाया, ये वाला वीडियो बनाया, उसको मैं एक बार कंबाइन अगर कर सकती हूँ तो कर दूँगी, अगर मेरे पास वाला वीडियो हो। बाकी मैं इस वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे अपलोड कर, ठीक है। हाँ, तो चलिए, द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और जहाँ पे हमने अभी अंसारी की पिछले वीडियो में कहानी सुनी थी, तो उन दोनों की जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसको वायोलेट किया गया है, ठीक है। देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड, उनकी डिग्निटी का उल्लंघन किया गया है बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड by picking on him and making him sweep the school। तो हमने देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, उनके साथ क्या किया गया था, उनको स्कूल में स्वीप कराया जाता था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो क्लासमेट्स और टीचर्स थे, वो उनकी डिग्निटी को हर्ट करते थे बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation and he was in. It was his father who, on seeing his his son's grief, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers। तो देखिए, हमने ये यहाँ तक ये वाला पार्ट हमने एक्चुअली कर लिया था।
तो एक बार मैं रीड कर रही हूँ मैं. द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट when persons refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse the suggestion. ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. ओमप्रकाश and Ansari do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. Okay. हाँ, अब आता है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी वो रिकॉग्नाइज करती है एवरी पर्सन एज इक्वल. ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. ठीक है, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सिर्फ छोटी कास्ट लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. वो बड़े से लेके छोटे इंसान तक, या फिर छोटे से लेके बहुत बड़े इंसान तक, उन हर इंसान को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा. चाहे वो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हो या फिर एक छोटा सा डोमेस्टिक वर्कर हो. ठीक है, दोनों को सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लॉज है उनकी पालना करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है हर एक इंसान को एज इक्वल. वो ठीक है, इसका मतलब है कि जो एवरी इंडिविजुअल, हर एक इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल persons from all caste region tribes education economic backgrounds are recognized as equal. यानी कि भेदभाव नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. हर एक इंडिविजुअल जो है कंट्री में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी कास्ट, उनकी रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. सबको इक्वल माना जाता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. तो अब इसमें ऐसा बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि जो इक्वालिटी है, जो सॉरी इनइक्वालिटी है वो अब बिल्कुल भी नहीं है. अब इक्वालिटी बिल्कुल भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनइक्वालिटी बहुत सी जगहों में हमारे भारत में ऐसे मिलेगी जहाँ पे इनइक्वालिटी होती है. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि जो डेमोक्रेटिक इंडिया है, जो प्रिंसिपल है, जो लॉज हैं ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस इज रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, इतना तो है चलो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में जो प्रिंसिपल है, जो लॉज हैं इक्वालिटी के ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, वाइल अर्लियर पहले, लेकिन पहले no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as. तो पहले के ज़माने में कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, एंड इल ट्रीटमेंट. लेकिन अब नाउ देयर आर सेवरल that work to see that people are treated with dignity and as equals. जैसे कि एक रिकॉग्नाइजेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, ये जो रिकॉग्नाइजेशन है ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन. तो ये कुछ प्रोविजंस जो है वो इंक्लूड करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक रिकॉग्नाइजेशन है. ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. पहला पॉइंट है इसमें हमको बता रखा है कि एवरी पर्सन जो है, हर एक इंसान जो है वो इक्वल है बिफोर लॉ. ठीक है, व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक इंसान, चाहे वो हमारी कंट्री में हर एक इंसान, चाहे वो एक बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट क्यों ना हो,
और चाहे वो छोटा सा डोमेस्टिक वर्कर ही क्यों ना हो, उन दोनों को सेम लॉज जो है उसका ओबे करना पड़ेगा, उसका पालना करनी पड़ेगी, ठीक है, हैज टू ओबे द सेम लॉज। सेकेंड है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, उनकी चाहे रिलीजन कुछ भी हो, रेस, कास्ट, प्लेस, जेंडर, बर्थ ऑफ प्लेस, जो भी हो, ठीक है, इन सब की बेसिस में उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि हर एक इंसान जो कि हमारे कंट्री में है, तो हर एक इंसान जो हमारी कंट्री में है वो सारे पब्लिक प्लेसेस जो है उसे एक्सेस कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बाहर वॉशरूम है तो वो है ना कोई बड़ा इंसान यूज़ कर सकता है, लेकिन कोई छोटा सा डोमेस्टिक वर्कर, कोई लेबर जो है वो यूज़ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिक प्लेसेस जैसे होटल, शॉप्स, मार्केट्स इन्हें यूज़ कर सकता है, किसी के लिए भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। प्लेग्राउंड होते ये सब है ना। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, जो पब्लिकली अवेलेबल वेल्स है, रोड्स है, बाथिंग आर्ट्स है, ये सब यूज़ कर ये सब जो है कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब फोर्थ है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड मतलब क्या होता है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एंडेड, अनटचेबिलिटी जो है वो एंड हो गई, ठीक है, उसका एंड हो गया, खत्म हो गया, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। The two ways in which the government has tried to implement the equality is guaranteed in the constitution. हाँ, एक चीज़ और, तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 15 में, और आर्टिकल 15 आपको कहाँ पे मिलेगा, आर्टिकल 15 आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन, ओके। द टू, हाँ अब ये है, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। तो दो वे, अब इसमें हमको बता रखा है दो वेज, टू वेज इसमें हमको बता रखे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ट्राई किया है टू इम्प्लीमेंट मतलब लागू द इक्वालिटी, ठीक है। तो दो वेज जिसमें गवर्नमेंट में इक्वालिटी लागू करी है जो कि गारंटीड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, सबसे पहले थ्रू लॉज, जो लॉज बनाए हैं है ना उनसे भी इक्वालिटी बहुत ज़्यादा आई है, और दूसरा जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स शुरू करे हैं, जो स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड करी है टू डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure, तो ये जो स्कीम होती है ये इंश्योर करती हैं। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है, आंसर देखिए इसमें लिखा है दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट दीज स्कीम्स इंश्योर, ठीक है। तो आप लिखेंगे दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। चलो अब हम मिड डे मील का एग्जाम्पल लेंगे।
तो मिड डे मील के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, तो हमारे लिए आई थिंक कोई नई बात नहीं है ये, लेकिन इसमें हमको थोड़ा और अच्छे से बताएंगे, उसके बेनिफिट्स हमको उसमें पता चलेंगे। तो मिड डे मील हम जानते हैं, मिड डे मील क्या होता है। मिड डे मील एक स्कीम होती है, ठीक है। मिड डे मील क्या होती है, एक स्कीम होती है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है गरीब बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उनको उनमें गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम जो है वो लागू करी है, स्टार्ट करी है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम। ये रेफर करता है टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, ठीक है। तो क्या होता है, ये मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, ये रेफर करता है टू द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल, जो कि ये प्रोग्राम जो है सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है टू चिल्ड्रन विथ कुक्ड फूड, यानी कि बच्चों को कुक्ड अच्छा खाना खिलाया जाता है, ठीक है। ये जो स्कीम है सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, एंड इन 2001 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पूछा, आस्क्ड ऑल स्टेट, सारी जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा टू बिगिन दिस प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, ठीक है। दिस प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम है हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो ये इस प्रोग्राम के चलते बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए, जैसे कि इसमें इंक्लूड क्या हुआ, द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगिन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल्स। तो इस वजह से पहला पॉइंट आपको आया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपसे हमेशा पूछा जाता है बेनिफिट्स बताइए मिड डे मील का, ठीक है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन व रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, चिल्ड्रन जो है वो हमेशा रेगुलरली अटेंड करने लग गए स्कूल्स मिड डे मील के चलते, ठीक है। टीचर्स ने रिपोर्ट किया कि पहले जो बच्चे होते थे वो खाना खाने घर जाते थे और फिर लंच के बाद वो स्कूल आते ही नहीं थे, ठीक है। बट नाउ विद मिड डे मील जो है बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, अब बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। उनकी जो मदर्स हैं हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क, जिनको अपना काम छोड़ के अपने बच्चे को खाना देने आना पड़ता था एट होम ड्यूरिंग द डे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू दिस, अब उनको और ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से जो बच्चे हैं उनमें क्या होने लग गया, उनमें जो कास्ट प्रीजुडाइसेस होता है वो कम हो गया। हाँ, तो कास्ट प्रीजुडाइसेस यानी कि जो पक्षपात वगैरह हुआ करता था कास्ट में, वो कम हो गया, ठीक है। बिकॉज बोथ, क्योंकि लोअर और अपर कास्ट के बच्चे जो हैं स्कूल में वो एक साथ मील खाते थे, है ना, तो इसमें जो कास्ट प्रीजुडिसेस है वो कम हुआ, है ना। इक्वालिटी ने थोड़ा अपना वो दिखाया, क्वालिटी थोड़ी बनी, एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस जो दलित वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टू हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसने हेल्प किया टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स, जो बच्चों की हंगर होती थी, वो भूख लगती थी बच्चों को, हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर व एम्प्टी। तो बच्चे जो होते थे पहले, मिड डे मील जब नहीं था उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो बच्चे होते थे ना उनको भूख लगती थी, और इसी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पेट तो भरे होते ही नहीं थे, उनके पेट तो खाली होते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो ध्यान में रखिएगा। अब है वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
there is much that still needs to be done. वेल गवर्नमेंट तो जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी. देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, लेकिन कुछ और भी करने की ज़रूरत थी. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children school, तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इससे मिड डे मील प्रोग्राम से जो बच्चों की एनरोलमेंट और अटेंडेंस थी वो बढ़ी, पुअर बच्चों की और पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. There continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स, तो अभी भी बहुत सारे सेवरल स्कूल्स हैं कंट्री में इन विच दलित चिल्ड्रन, जहाँ पे दलित चिल्ड्रन जो होते हैं जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. ठीक है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. ठीक है. One of the main reasons, तो सबसे मेन reasons जो थे for this, that attitudes change very slowly even though persons are aware that discrimination is against a law. यानी कि मतलब लोगों को पता था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है अगेंस्ट है लॉ के, लेकिन तब भी they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior. Inferior मतलब नीची, ठीक है, and that every person deserves to be treated with dignity, that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle. तो एक बहुत ही continuous struggle था, and one in which individuals हर एक as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in chapter in this book. हाँ. अब है issues of equality in other democracies. हाँ. You are probably wondering whether India is the only, तो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि क्या इंडिया जो है वो एक ओनली कंट्री है जहाँ पे ओनली कंट्री ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी. क्या इंडिया ओनली कंट्री है जहाँ पे ओनली ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, and where the struggle for equality continues to be exist? The truth is that in many, तो जो सच है वो ये है कि बहुत सी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है around the world the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggles. सो फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि इंडिया जो है वो ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसी बहुत सी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं और जहाँ पे इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थी whose ancestors, जिनके ancestors जो थे वो क्या थे स्लेव्स थे. ठीक है. जिनके ancestors स्लेव्स थे, है ना, who were brought over from Africa, continue to describe their lives today as largely unequal. ठीक है. This despite the fact that there was a moment, तो देखो
ये जो दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट, तो देखो ये जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन से साथ हुआ करती थी, ठीक है। तो एक मूवमेंट शुरू हुआ था इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन प्रायर प्रायर टू दिस, यानी कि प्रायर मतलब होता है पूर्व। इससे पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थी वो ट्रीटेड एक्सट्रीमली, यानी कि जो मूवमेंट हुआ था जो कि अभी हम पढ़ेंगे, उस मूवमेंट से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। डिनाइड में यानी कि इनकार कर दिया था, इनकार करना, ठीक है, इनकार कर दिया था एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट्स and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. यानी कि एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है, जैसे कि एक बस में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे या तो उनको एकदम सबसे पीछे वाली सीट में बैठना पड़ता था, या फिर उनको सिर्फ खड़े खड़े रहना पड़ता था, ठीक है, फ्रॉम देयर सीट वेन एवर। तो जब भी कोई वाइट पर्सन जो था उसको बैठने की विश होती थी, तो जब वो बैठना चाहता होता था तो वो क्या करते थे, अफ्रीकन अमेरिकन को या तो पीछे सबसे पीछे बिठा देते थे या फिर खड़ा कर देते थे, ठीक है। कोई रिस्पेक्ट की नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनको पूरी तरह से ट्रीट किया जाता था। रोजा पार्क्स जो है 1939 2005 वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, तो ये बहुत ज़्यादा थक गई थी फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था टू गिव अप हर सीट, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी ऑन अ बस टू वाइट मैन ऑन 1 December 1955. Her refusal that day started a huge agitation, यानी कि मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है। तो क्या हुआ था, रोजा पार्क जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो कि पूरे दिन काम करने से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उन्होंने एक वाइट मैन को, एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया था ऑन 1 December 1955। तो उनका जो रिफ्यूज़ल था ऑन दैट डे, उस दैट डे, तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा एक क्या बोलते हैं आंदोलन, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर वर व्हाट वर treated and which came to be known as the civil rights movement, ठीक है। वो जो मूवमेंट हुआ था उसको हम बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट। इसमें क्या होता था, इसमें जो सिविल राइट एक्ट होता था, जो सिविल राइट एक्ट है ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। prohibited मतलब क्या होता है, prohibited मतलब होता है come to the end, ठीक है, या फिर stop discrimination on the basis of race, race मतलब color, सबसे ज़्यादा इनके साथ रेस के बेसिस में किया जाता था डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, इट ऑल्सो स्टेटेड that all schools would be open to African American children, यानी कि schools जो हैं वो खुले रहेंगे African American children के लिए, ठीक है, and that they would no longer have to attend separate schools, और उनको जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं उनके लिए उनको नो लॉन्गर यानी कि अब उनको सेपरेट स्कूल जो उनके स्पेशली बनाए जाते थे वो अटेंड नहीं करने पड़ेंगे। However, despite this a majority मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी मतलब होता है बहुमत ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी
among the poorest in the country. Most Africans, जो ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हुआ करते थे, कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट, उनको वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो अफोर्ड कर पाते थे, दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जिसमें बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी और पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स होती थी एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. अब है एक्सकर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिटेड यानी कि स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया था ये। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट, मतलब हो गया था नहीं, इसमें लिखा है आर्टिकल 15 में लिखा है कि प्रोहिबिशन, या प्रोहिबिशन यानी कि एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टॉप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट, तो जो स्टेट है उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, नो सिटीजन, किसी भी सिटीजन को, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, gender, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to all shops, यानी कि सब लोग जो है वो शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स वगैरह में एक्सेस कर सकते हो, उन्हें यूज़ कर सकते हो, पब्लिक एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे द यूज़ ऑफ वेल्स, वो वेल्स यूज़ कर सकते हैं, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स एंड पब्लिक एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट बेंटिंग। ठीक है, वोली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो ये जब ये जो है रोड्स वगैरह, बाथिंग टैंक्स, तो ये सब जो है पब्लिकली मतलब जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उसे यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि नो पर्सन इन इंडिया कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ टैंक्स, वेल्स, बाथिंग कार्ड्स। ओके, अब है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ नो कंट्री, किसी भी कंट्री को, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी कंट्री जो है उसको कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज होती हैं एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. हाँ, तो इसमें हमको ये बता रखा है, हमको बता रहा है कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे पूरी तरह से डेमोक्रेसी हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिटीज़ मिलेंगी आपको जहाँ पे लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी को एक्सपेंड यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, एक्सपेंड यानी कि वो डेवलप करना चाहते हैं लोग जो है डेमोक्रेसी को, ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ all people as of all persons as equal and for their dignity to be maintained, उनकी dignity को maintain रखा जाना चाहिए। In this book you will read about how the issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. अब एक बार ग्लॉसरी हम देख लेते हैं। ग्लॉसरी, तो देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने पढ़ा था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समथिंग दैट एवरी पर्सन, कोई भी इंसान जो कि 18 या 18 से बड़ा है,
जो कि एक एडल्ट है, ठीक है, वो वोट दे सकता है, वो उसको वोटिंग राइट्स है, यानी कि वो वोट दे सकता है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यानी कि यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज मतलब ये होता है कि सारे जो भी एडल्ट्स हैं उनको वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें उनको उनके सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स जो भी है, ठीक है, इन सबको अनदेखा किया जाएगा, इन सबको क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। ओके, so basically what is universal franchise? Universal and franchise mean that every adult citizen of our country who is 18 or 18 above has right to vote, irrespective of their caste, irrespective of their caste, social and economic backgrounds, ठीक है, and whether they are male or female, ठीक है, नथिंग विल मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो ये यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज होता है। डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी रेफर करता है टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट, तो सिविल राइट मूवमेंट जो है a movement that began in USA in 1950s, in which जो African Americans थे, they demanded equal rights and an end to racial discrimination, ठीक है। तो अब देखिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये हम बाद में करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो, एंड इफ लाइक एंड इफ यू like our video, so please don't forget to click on subscribe and hit on like button. Thank you.